हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसेल एजुकेशन में। देखो, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि अपना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में विदेश से के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें रखा गया। मतलब मेरे का कहने का मतलब, जब अपना संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान बनाते समय संविधान जो बना रहे थे उन लोगों ने जो विदेश के संविधान हैं उन उन संविधान से अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें रखें, उन सारे चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने की कोशिश करते हैं अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने संविधान में क्या क्या रखा गया। प्रस्तावना को रखी गई, मौलिक अधिकार को रखा गया, न्यायिक पुनरावलोकन कैसे किया जाए उन चीज़ों को रखा गया, और संविधान की सर्वोच्चता मतलब हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च क्या होगा, हमारा संविधान होगा, उस चीज़ को रखा गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब इस पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों होगी, क्योंकि कार्यपालिका अपना क्या करती है कि अपना काम करती है, जो भी काम कार्यपालिका अपना काम करती है वो न्यायपालिका पे कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए न्यायपालिका को क्या किया गया, स्वतंत्र रखा गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति के अगर मनमानी करने लगे अपने पद का, तो या अपने पद का दुरुपयोग करने लगे तो उस पर महाभियोग कैसे लगा करके उसको पद से हटाया जा सके। इसको बात कहाँ से ली गई, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उसके बाद हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से अपना क्या लिया गया, संसदात्मक शासन प्रणाली। मतलब यहाँ अपने यहाँ शासन कैसा चलेगा, जो संसदीय व्यवस्था जो अपने यहाँ रखी गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और एकल नागरिकता भी अपने यहाँ कहाँ से है, कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखो, अगर आप एकल नागरिकता का मतलब आप भारत के अगर नागरिक हैं, आप किसी दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक। और उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड का जो संविधान है। आयरलैंड के संविधान से अपने यहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखी गई। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का राज्यसभा में जो मनोनयन होता है उनको, मतलब राष्ट्रपति किन सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है उसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा में किन व्यक्तियों को मनोनयन करता है, जैसे कला, साहित्य और तमाम तरीके का जो उसके अगर वो विख्यात है, जो सामाजिक कार्य हैं उन चीज़ों में विख्यात है कोई भी व्यक्ति, तो राष्ट्रपति उसे क्या करता है कि राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। ठीक। और उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने यहाँ क्या रखा गया। अपने संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की जो भाषा है उसको रखा गया, और समवर्ती सूची का प्रावधान भी अपने संविधान में किया गया। देखो, समवर्ती सूची या समवर्ती सूची, संघ सूची क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। ठीक। उसके बाद जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी का जो आपातकाल मतलब जर्मनी के संविधान से अपने यहाँ क्या रखा गया, आपातकाल में जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्तियाँ होती हैं उनको कहाँ से रखा गया, वो जर्मनी के संविधान से रखने की कोशिश की गई है। ठीक। उसके बाद कनाडा के संविधान से अपने यहाँ क्या हुआ, संघात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो कनाडा के संविधान से, और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वो भी कहाँ से ली गई है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, उन शक्तियों का बंटवारा भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब कौन सी अनुसूची के तहत इसे रखा गया है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि तो संघ और राज्य के बीच कैसे शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक। तो ये कहाँ से लिया गया, ये लिए गए कनाडा के संविधान से अपना लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करो तो ये कहाँ क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इस संविधान से लिया गया है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का कैसे निर्वाचन किया जाए वो भी कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हम आर्टिकल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या बात करते हैं, जापान से क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो भी क्या हुआ, जापान के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से लिया गया समता और बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिए गए, फ्रांस के संविधान से लिए गए। और भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उन अनुसूची की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है,
अनुसूची की बात करेंगे और इस अनुसूची में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं उन सारी चीज़ों को बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाली अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है कि इसमें जो भारतीय संघ के घटक राज्य हैं, मतलब कि जो भारत के संघ में जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उन सारे चीज़ों का डिस्कस या उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा और राज्यपाल होगा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति और विधान परिषद के सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब का जो वेतन भत्ते और पेंशन का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपके द्वितीय अनुसूची में मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तृतीय अनुसूची की। देखो, तृतीय अनुसूची की हम बात करेंगे, इसमें जो मंत्री होता है या जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इनके पद और ग्रहण के समय के को जो शपथ का उल्लेख किया गया है, उनके शपथ के बारे में बताता है तृतीय अनुसूची। किसके? उच्च न्यायालय, मंत्री या उच्चतम न्यायालय के पद ग्रहण वाली जो शपथ होती है, शपथ का उल्लेख किया गया है किसमें? तृतीय अनुसूची में किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। किसकी? चौथी अनुसूची की बात करेंगे। इसमें है कि जो राज्य और संघीय क्षेत्र जो है, उसमें राज्यसभा में इनका जो प्रतिनिधित्व का विवरण की बात करेंगे तो इसमें आता है, किसमें? चौथी अनुसूची में आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें पाँचवीं अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में क्या है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उन पे देखो, पाँचवीं अनुसूची में हमने क्या कह रहा था, पाँचवीं अनुसूची में हम कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, उनके क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है, किसमें? पाँचवीं अनुसूची में मिलता है। उसके बाद हम छठवीं अनुसूची की बात करेंगे। देखो, छठवीं अनुसूची में जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, किसमें? छठवीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद हम बात करें सातवीं अनुसूची। देखो, सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है, इसमें केंद्र और राज्य, अभी ऊपर हम देख रहे थे, देखो ऊपर हम क्या देख रहे थे, अभी देखो यहाँ पे यहाँ कहाँ गया, अब मैंने ऊपर देख रहा था जो कनाडा का जो संविधान है, तो कनाडा के संविधान में क्या किया गया, जो संघ और राज्य के जो क्या कहते हैं शक्तियों का बंटवारा है, उन सारी चीज़ों को रखा गया। अब यहाँ जो सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची में भी यही है कि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियाँ हैं, उनके बंटवारा कैसे किया जाए, और यह बंटवारे के बारे में भी कैसे होता है, और इन बंटवारों में क्या क्या चीज़ें राज्य करेगा, मतलब क्या किन चीज़ों पर राज्य नियम बना सकता है, या किस अनुसूची के तहत, उन सारी चीज़ों को सातवीं अनुसूची में रखा गया है। देखो, यहाँ पे एक बात देखो, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत हम देखेंगे, मतलब केंद्र और राज्य, ऐसे ही समझिए, मतलब केंद्र और राज्य के बीच क्या है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र किन मुद्दों पर मतलब किस अनुसूची के तहत अपना केंद्र कानून बना सकती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें संघ सूची, संघ सूची की बात करें, संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में क्या होता है कि केंद्र अपना कानून, या केंद्र सरकार क्या करती है, यहाँ पे कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार यहाँ पे कानून बनाती है। और वहीं हम बात करें नंबर सेकंड की, बात करें राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पे कौन बनाती है? राज्य सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची की बात करें, हम ऊपर समवर्ती सूची की देख रहे थे, तो समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में ये क्या कहते हैं, समवर्ती सूची, क्या समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या होता है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के, दोनों सरकार क्या होती है, कानून बनाती है। ठीक, अगर कोई भी ऐसा चीज़ होती है कि जहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाई है और
उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो ये राज्य सरकार जो कानून बनाए होती है इसका अमान्य हो जाएगा, जबकि केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक, समवर्ती सूची में अगर इसमें विषय की बात कर लें तो कौन में किस चीज़ में कितने विषय हैं, तो यहाँ जो संघ सूची है इसमें संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक, और अब 97 विषय पहले थे, अब वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में जो हैं 100 विषय हैं। ठीक, और वहीं राष्ट्र सूची की बात करोगे तो इसमें पहले कितने विषय थे, पहले 66 विषय थे, अब इसमें कितने विषय हैं, 61 विषय रख दिए गए हैं। राष्ट्र सूची 61 विषयों पर अब कानून बना सकती है। ठीक, पहले कितने थे, 66 विषय थे। और वहीं अगर हम बात करें समवर्ती सूची में, देखो समवर्ती सूची में पहले कितने थे, पहले 47 विषय थे, अब कितने रख कर दिए गए हैं, इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम चलें तो 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। देखो किसकी 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें कितनी मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितने 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 ही अनुसूची थी। उसके बाद जो संविधान संशोधन होते हैं, अनुसूचियों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उन अनुसूचियों की बात करें पहले और यहाँ देखो 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी। और उसके बाद अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, अब इसमें कितनी 22 भाषाएं हो गई हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, पहली बार जो संविधान संशोधन होता है 1967 वाला 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कौन, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद दूसरी बात करें तो जो 1992 ईस्वी में होता है संविधान, 71वां संविधान संशोधन होता है। इस संविधान में आपको कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा जोड़ी गई। ठीक, अब हम बात करें तीसरी, मतलब 2003 में कौन सा संविधान संशोधन होता है, 2003 में 52वां संविधान संशोधन होता है। इस संविधान के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, मैथिली भाषा जोड़ी गई। कौन सी, मैथिली, संथाली, डोगरी। आपको ये PDF ज़रूर मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। और बोडो भाषा जोड़ी गई। देखो हमने बात किया कौन सी भाषा जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन होता है तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ी गई। 2003 के जो 52वें संविधान संशोधन होता है उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई। पहले जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, उसके बाद अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, 8 भाषाएं हो गई हैं। तो कितना हुआ आपके पास, देखो यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से हो गया 1, मतलब 4 हो गया और 4 यहाँ से हो गया। तो अब ये 14 प्लस 8 बराबर कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची के तहत हैं 22 भाषाएं हैं। उसके बाद हम बात करें 9वीं अनुसूची, ये कब जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 1951 ईस्वी में ये जोड़ी गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हूँ। 10वीं अनुसूची की बात करोगे तो ये 10वीं अनुसूची जो 52वें संविधान संशोधन होता है, 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को ये जोड़ी गई। कौन, इसमें क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उन सारी चीज़ों को इसमें प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की बात करें, देखो गाइस 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ी जाती है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है आपको 1993 ईस्वी को। कब, 1993 ईस्वी को जोड़ी जाती है। 73वां संविधान संशोधन होता है तब जोड़ी जाती है। कब, 73वां संविधान संशोधन होता है तब जोड़ी जाती है। और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय
कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें 12वीं जो लास्ट अनुसूची है उसकी बात करते हैं। ये कब जोड़ी गई? ये जो 74वें संविधान संशोधन होता है, 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को 1993 ईस्वी को जोड़ी गई है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय इसको प्रदान किए गए हैं। 18 विषय इसमें प्रदान किए गए हैं। आई होप कि अनुसूची के बारे में आपको क्लियर हो ही होगी। हमने अनुसूची में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें। देखो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे क्योंकि अपना यहाँ अनुच्छेद अपने एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन अनुच्छेद अगर आपको यहाँ पे हमने अनुच्छेद का देखो, हम 60 अनुसूची का भी वीडियो देखो, हमने ऐसे ऐसे रिवीजन के तौर पे हम अनुसूची का वीडियो ऐसे शॉर्ट में दिए हैं। आप लॉन्ग में देखना चाहते हैं, मतलब ठीक तरीके से देखना चाहते हैं जो, तो मैंने उसका अनुसूची का एक अलग वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको सिर्फ समझ सकते हैं कि हमने अनुसूची में मतलब शॉर्ट तरीके से वैसे देखने की कोशिश की है कि रखने की कोशिश की है। और उसके बाद एक आर्टिकल भी मैंने ऐसे ही रखा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आपको हम बताते चलेंगे, आपको सुनना है। अगर आर्टिकल वही चीज़ें हमने इसमें बताया है जो इसका वीडियो हमने दे चुका है, पहले भी दे चुका है। आप महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण आर्टिकल करके एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जो पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्य का क्या होगा? संघ होगा। मतलब कि जब जो भारत है, भारत जो किन राज्यों का संघ, मतलब जो इसमें राज्यों के संघ जो कौन कौन सी चीज़ों का बात किया गया है, इसमें जो प्रथम अनुसूची की बात करता है, प्रथम अनुसूची जो भारतीय संघ राज्य के घटक की बात करता है, मतलब उसमें कितने राज्य हैं, और केंद्र शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उन सारी चीज़ों को बात करता है। तो वो कौन सी बात करता है कि ये आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो ये आर्टिकल फर्स्ट बताता है। ठीक, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इसमें कौन कौन से जो पहली अनुसूची हैं उसके अनुसार इसमें होगा। ठीक, उसके बाद हम सेकेंड वाली अनुसूची ही ध्यान में आ रही, सेकेंड वाले अनुच्छेद की बात करें तो सेकेंड वाला अनुच्छेद क्या कहता है कि इसमें जो राज्य है, देखो अब इसमें तो हम पहले ऊपर भारत क्या होगा, ऊपर फर्स्ट वाले आर्टिकल में हम देख चुका, भारत कैसा होगा उसको बात कर चुके। अब सेकेंड वाले अनुच्छेद में बात करेंगे तो अगर भारत में किसी भी राज्य को मिलाना है तो वो किसके पास शक्तियाँ दी गई हैं? वो संसद के पास शक्ति दी गई है। मतलब राज्य अगर इंडिया में अगर किसी भी राज्य को किसी भी शर्त पे उसे अपने यहाँ प्रवेश दिया जाता है या अपने भारत इंडिया में उसे मिलाया जाता है, तो वो किन शर्तों पर मिलाया जाएगा, वो किसको शक्ति दी गई है? वो संसद को शक्ति दी गई है। ठीक, उसके बाद तीसरे अनुच्छेद की बात करें, तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्य होगा, राज्य की जो सीमाओं का निर्धारण करने की शक्ति किसको दी गई है? आर्टिकल 3 के अनुसार ये दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है। उसके बाद हम भारतीय नागरिकता की बात करें, जो 5 से 11 की बात करें तो इसमें भारतीय नागरिकता कैसी होगा, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति होगा कि उसको जन्म से ही यहाँ पे क्या होगा, अगर वो इंडिया में मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात अगर वो भारत में जन्म लेता है तो उसे कौन सी नागरिकता मिलेगी? वो इंडियन नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। और कैसे नागरिकता उसको इंडियन मिल सकती है? अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके माता पिता इंडिया में रह रहे हैं और वो व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसके बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन उसके पहले उसके माता पिता यहाँ इंडिया के नागरिक हैं, तो उस बच्चे को भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें
हैं, किसमें 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। और पंजीकरण के आधार पर भी इन्हें नागरिकता दी जा सकती है। ठीक। और यहाँ करें तो मतलब देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। लेकिन तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मतलब यहाँ पे पंजीकरण मतलब कोई भी व्यक्ति अपना मतलब कि सरकार को आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए। कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से 5 साल तक रह चुका हो, 5 साल रह चुका हो और 5 साल रहने के बाद वो क्या कर सकता है कि वो अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ नागरिकता का परित्याग भी मतलब कि नागरिकता उसकी कब ख़त्म की जा सकती है, उसके भारतीय नागरिकता को कब ख़त्म किया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको यहाँ इंडिया की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक। तो एक तो आधार हो गया क्या, एकल नागरिकता के आधार पर मतलब कि आपकी नागरिकता कब खत्म हो जाएगी, यदि आप किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और सेकेंड ऑफ ऑल कि आप अपने अनुसार ही यहाँ की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से, जो देश हित में नहीं है, तब भी आपकी भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ 12 से 35 जो मौलिक अधिकार हैं उन सारे मौलिक अधिकारों को देखने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अपना 14, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 14 क्या करता है कि विधि की समक्ष समता के अधिकार को बताता है। मतलब विधि की समक्ष समता का अधिकार क्या है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसके विधि मतलब कोई किसी भी व्यक्ति पर जो विधि जो कानून होगा वो समान रूप से क्या करेगा, काम करेगा। एक समान रूप से कोई भी किसी भी व्यक्ति पर एक कानून क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसे जन्म, ठीक, धर्म, नस्ल, जाति और या लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक। इसको आर्टिकल 15 कहता है। उसके बाद 16 आर्टिकल की बात करें, लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। मतलब कि अगर जो सरकार का कोई भी विषय है, किसी भी विषय में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। देखिए एक जो चीज़ें आपको मतलब कि यहाँ जो क्या कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा है, अगर आरक्षण है तो उन लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। ठीक। तो आरक्षण को अपवाद में यहाँ आरक्षण रख सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे बात करें आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। मतलब छुआछूत जो होती है उनके बारे में बताता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत में व्यवहार कर रहे हैं, छुआछूत को मान रहे हैं या छुआछूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, वो आपके लिए कानूनन क्या है, अपराध घोषित किया गया है कि उस पर सरकार आपको दंड भी दे सकती है। ठीक। ये दंडनीय अपराध है। उसके बाद आर्टिकल 18 की बात करें, उपाधियों का अंत। ठीक। आर्टिकल 18 क्या कहते हैं? उपाधियों की अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। आर्टिकल 19 इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता या शांति पूर्वक मतलब बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं इसकी स्वतंत्रता, आप निवास कर सकते हैं कहीं भी देश में, कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब 370 के आर्टिकल के हटने से जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। और कोई भी व्यापार आप या जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम आर्टिकल 20 की बात करें। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 20 की बात करेंगे।
इस अगर अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी, ये आर्टिकल 20 बताता है। और इसमें अगर वो व्यक्ति कब अपराध किया है, जब अपराध किया है उसमें जो कानून है उसी कानून के तहत उसे क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नया कानून आ जाता है, वो अपराध पहले किया है, कानून बना नहीं था तब किया है, और नया कानून आ गया है, अब उस कानून के तहत आप उसे सज़ा नहीं दे सकते, जो पुराना कानून है उसी के तहत सज़ा दे सकते हैं। और एक बात और क्या कहता है कि आर्टिकल 20 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करवा सकते। ठीक, आर्टिकल ये मतलब कि वो व्यक्ति के जो सुरक्षा है उसके बारे में बताता है, जो अपराध संबंधी सुरक्षाएं हों उनके बारे में बताता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बताता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। आर्टिकल 21 के की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य जो सरकार होगी उसको प्रोवाइड कराएगी। और इसे जोड़ा कब किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक, ये क्या हो गए, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें राज्य सरकार क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हम बात करें इसमें गिरफ्तारी से निषेध, मतलब अनुच्छेद 22 क्या करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध जो उसके मतलब कि जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए गए हैं किए हो उसका क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में बताता है आर्टिकल 22। देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए गए हैं उस व्यक्ति का अधिकार है, उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो कारण पूछे आप किस चीज़ के लिए आप उसे गिरफ्तार किए गए हैं, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होता है, और उसे अपने पसंद के वकील करने का भी अधिकार होता है जिस व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार की गई या पुलिस गिरफ्तार किए है। ठीक, आर्टिकल 22 बताता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, ठीक, आर्टिकल 23 में बात कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 क्या कहता है, किसी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकती। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको जोखिम भरे काम या कारखानों में काम आप नहीं करवा सकते। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि जो आर्टिकल 25 ही किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 25 वगैरह। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम आर्टिकल को देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो किसी भी धर्म को बिना किसी बाध्यता के वो मान सकता है। आर्टिकल 25 उसे स्वतंत्रता देता है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर देता है, स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक, और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या संपत्ति का अर्जन वो कर सकता है आर्टिकल 22 के तहत। ठीक, उसके बाद आर्टिकल हम बात नहीं कर पाए किसकी, आर्टिकल 27 यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक के लिए आप चंदा ले रहे हैं या कर ले रहे हैं तो या शुल्क ले रहे हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते धार्मिक कर देने के लिए। ठीक, ये आर्टिकल 27 बताता है। उसके बाद आर्टिकल हम यहाँ पे आर्टिकल 28 भी नहीं लिखा है, तो आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि आप किसी को धार्मिक चीज़ों को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब कोई भी धार्मिक प्रवचन हो रहा हो तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर दें उसे सुनने के लिए, ये आप नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 28 उसे अधिकार देता है।
और उसके बाद आर्टिकल 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। देखो, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण, जैसे सरकारी संस्थाएं हैं तो उसमें उसे आप वंचित नहीं कर सकते, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन्हें आप वंचित नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं कि वो शैक्षणिक संस्था को चला सकते हैं। उस राज्य सरकार या सरकारें जो हैं उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगी, ये आर्टिकल 30 या आर्टिकल 30 बताता है। ठीक, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जो क्या कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में पहुंच जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, उपचारों का अधिकार की बात करें, देखो हम इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल किसकी बात करेंगे, आर्टिकल यहाँ बहुत ही गंदा लिख रहा हूँ तो हम सही लिखते हैं, आर्टिकल हम 32 की बात करेंगे। किसकी, आर्टिकल 32 की बात करें। देखो आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा माना। इसमें क्या किया गया है कि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसे चीज़ों को रखने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो इसमें कुछ इसके बाद हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे। इसके नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे। देखो नीति निर्देशक सिद्धांत में हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है, आर्टिकल हम बात करें आर्टिकल 40 मतलब आर्टिकल 40 की बात करें। नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। देखो ग्राम पंचायतों के गठन और ग्राम पंचायती या पंचायती राज के बारे में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा वीडियो देखने दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हम जब पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट होता है ना, बलवंत राय मेहता समिति क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करने की बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेवल से करने की कोशिश की है। ठीक, आप पंचायती राज वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 40 इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या किया गया है कि आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन की बातें किया गया है और ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य अपने यहाँ चाहे तो पंचायत का गठन कर सकती हैं और चाहे तो नहीं कर सकती हैं, ये उनके ऊपर छोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद इसी में हम बात करेंगे आर्टिकल किसकी, आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है आर्टिकल 48। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 48 के की बात करें, इसमें 48 के में क्या कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण और जो वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो वो आर्टिकल 48 के में कहा गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की बात करें, आर्टिकल 49 की बात करेंगे तो आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं उनके और स्मारक हैं या महत्वपूर्ण जो स्थान हैं राष्ट्रीय, उनके संरक्षण की बात करता है कौन, आर्टिकल 49। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात किया गया है। उसके बाद अपना मौलिक कर्तव्य आता है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करें तो आर्टिकल किस में रखा गया है, आर्टिकल 51 के में रखा गया है, आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। किसके, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है आर्टिकल 51 के में। देखो यहाँ तक हमने जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी बातें कर ली हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा आर्टिकल 52 से लेकर आएगा और उसमें संघात्मक जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका है, उसके बात करेंगे। ठीक,
तो ये बहुत ही बड़ा सेशन आपको लगभग हो ही गया है, मतलब लंबा थोड़ा सेशन हो गया है। इसके पहले जो वीडियो हमने दे देते छोटे छोटे वीडियो देते थे, तो लेकिन इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको जानकारी मिली होंगी और उस जानकारी को आप अपने अच्छी तरीके से संजोने की कोशिश कीजिए। और एक बार में नहीं समझ में आता, आप दूसरी बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए।